नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं इस समय सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। हम सीधे तौर पे बात करेंगे सड़क, संसद और संग्राम की। संसद में हंगामा जारी है और पूरा का पूरा टकराव दो मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रहा है। पहला मुद्दा है छात्रों का, जिसे लेकर दिल्ली में विपक्ष ने जमीन आसमान एक कर दिया है। हालांकि झारखंड में छात्रों के आंदोलन पर फुल सन्नाटा है। वहां छात्रों के मंच पर विपक्ष का कोई नहीं पहुंच रहा, ना ही कोई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर के पास जाकर धरना दे रहा है। इसी बीच कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे के बयान पर बवाल मच गया है। Yeah, I will resign. Let them first 25 days, let them go on hunger strike. Then if they don't control, we will do one lathi charge and then I will resign. बड़े अहंकार से प्रियांक खड़गे जी ने कहा कि ठीक है, पहले छात्रों को 25 दिन उपवास करने दो, 25 दिन का हंगर स्ट्राइक करने दो, फिर हम लाठी चार्ज करेंगे और उसके बाद मैं अपने रेजिग्नेशन के विषय में चिंता करूंगा। और इस पर अभी तक राहुल गांधी जी की चुप्पी है। हालांकि प्रियांक खरगे ने इस मुद्दे पर सफाई भी दी है और कहा है कि अगर बीजेपी 25 दिन अनशन को तैयार है तो मैं इस्तीफे पर विचार करूंगा। यानी उनका दावा है कि उनका बयान छात्रों के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के लिए था। टकराव का दूसरा मुद्दा सांसद पप्पू यादव से जुड़ा है, जिन्होंने भगवा पहनकर चढ़ावा चोरी का विरोध किया था। लेकिन पप्पू यादव ने जो किया उस पर सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के नेता भी सवाल उठा रहे हैं। जो अपमानजनक व्यवहार सदन के अंदर समाजवादी पार्टी का था, वो अत्यंत निंदनीय है और शर्मनाक भी। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना इस समाजवादी पार्टी का शौक और सगल है। दान पात्र को नहीं बचा पाए, श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए। उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी? तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। पहले परिचय करा देता हूं मेहमानों से। डॉक्टर सुधांशु द्विवेदी, बीजेपी के लोकप्रिय प्रवक्ता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। फराज किदवई, प्रवक्ता सपा के, समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ मौजूद हैं केसी त्यागी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, दिल्ली पुलिस के। चर्चा की शुरुआत मैं प्रोफेसर अजय उपाध्याय आपसे करता हूं, क्योंकि मुद्दा बड़ा है। क्या पुलिस वालों का मानवाधिकार होता है या नहीं होता है? देखिए, इस देश में मानवाधिकार सबका है। मानवाधिकार ही है तो सबका अधिकार होगा। पर जो कंटेक्स्ट है और जो जिस टॉपिक पर आप आज चर्चा कर रहे हैं जी, सच पूछिए तो इस पूरे एपिसोड में जो जेनजी का आंदोलन हुआ, वो जेनजी के आंदोलन में अहंकारी सरकार का मुखिया छुप छुप के सिसक रहा है कि हो क्या गया। इतना बड़ा हमने जो माया जाल फैलाया था, एक दिन में रातों रात जेनजी ने जो है बिखर के रख दिया। पूरी तरह से जो है जो उसका पोल था वो पोल खुल गया। दूसरी बात, पुलिस जो है उस शरारती बच्चों की तरफ रोना गाना शुरू कर दी है कि जब वो किसी पर ज्यादातरी करती है और उसको डर होता है कि समाज की जनभावना भी उसके विपरीत हो गई है और साथ में सुप्रीम कोर्ट का भी डंडा चलेगा और सरकार भी पूछ रही है कि हुआ क्यों, तो पुलिस वाला अब अलग कहानी बना रहा है। जरा ये बताइए, आपसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये पेलेट गन के छड़े निहत्थे युवाओं पर को चला करके घवाहिल किसने किया? आपने, हमने या पुलिस वालों ने? ये आंसू गैस के गोले जो दागे, ये किसने दागे? आपने, हमने या पुलिस वालों ने? उसके अलावा कील ठोके हुए लाठी चार्ज किसने किया? सादे लिबास में भी वहां कील ठोके लाठी चार्ज करने वाले पुलिस के सहयोग के साथ कर रहे थे, वो कौन था? खून से लथपथ बच्चों पर पत्थर फेंकने तक के सोशल मीडिया पर तस्वीर आ रही है, जो पुलिस वाले पत्थर फेंक रहे हैं वो कौन थे? गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां हमारी बच्चियों को दे रहे थे, वो क्या पुलिस वाले थे? और उनका मानवाधिकार की बात कर रहे हैं। मुझे ऐसे लोगों का मानवाधिकार नहीं चाहिए। हाँ, जिन पुलिस वालों को गलती से या किसी कारण से दिक्कत हुई है उनकी के साथ संवेदना जरूर देश की रहेगी, लेकिन पुलिस वाले का काम क्या था?
वहां बच्चों की रक्षा सुरक्षा और लोकतांत्रिक आंदोलन को जी, आवाज अब देना। आपने- विपक्ष कह रहा है कि पुलिस वालों की आड़ में बीजेपी छुपने का प्रयास कर रही है, आपसे युवा नाराज हो गया है और इसीलिए अब आप बचने की कोशिश कर रहे हैं पूरे मामले में। देखिए, जिनको युवाओं के प्रति बड़ी संवेदना है, तो 20 दिन से जब वहां आमरण अनशन चल रहा था, तो 20 दिन तक कहां थे? धरती के अज्ञात कोने में बैठ के विचरण कर रहे थे, आनंद मंगल कर रहे थे। अचानक संसद शुरू होने से 4 दिन पहले अवतरण करते हैं और संसद भवन के बाद, और वहां गए क्या? पूछना चाहता हूं, गए जंतर मंतर? नहीं गए। युवाओं ने बुलाया मगर नहीं गए, क्योंकि फुटेज अलग खाना था। इसलिए कहां कहां गए? प्रधानमंत्री आवास पे जाके लोटपोट हुए सड़कों पे, फिर जाके गांधी स्मृति के ऊपर गए, फिर इंदिरा भवन में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, मगर नहीं गए। यह दर्शाता है कि दिल में क्या था। और दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा तो मैं एक और बात करना चाहता हूं, ये बच्चों का आंदोलन था। बच्चे तो इमेच्योर हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज का प्रॉपर ऑर्गेनाइज होता, उसमें इस ढंग के एलिमेंट्स नहीं घुस पाते हैं, क्योंकि एक कैडर होता है जो तुरंत आते ही समय आइडेंटिफाई करता है कहां से आए, कौन आया। यहां तो फ्री फॉर ऑल था, कोई भी चला जा रहा था। अच्छा, वो बच्चे कितने मतलब इमेच्योर थे ये भी आप समझिए। सोनम वांगचुक जी का वो चल रहा था अनशन, वहीं स्टेज पे बैठ के वो लोग खाना भी खा रहे थे, जबकि माना जाता भूख हड़ताल का समर्थन करने गए तो वहां पे खाना नहीं खाना चाहिए। अब बताइए, जिस दिन 20 तारीख को हुआ उस दिन उनके 2 प्रमुख लोग थे ही नहीं। एक बेचारा बच्चा बर्गर खाता हुआ पकड़ लिया गया, उनका एक प्रवक्ता तो उसको हटा दिया गया। ये सिर्फ ये दिखाता है कि वो बच्चे थे जो जोश में आ गए और वो लेकिन भटके सुधांशु हुए। जी, मेरा काउंटर मैं सवाल है, एक लाइन आपकी सरकार पूरी ने कर तो लूं। डील भी करा ना, जिनको आप कह रहे थे नॉन सीरियस थे, उन नॉन सीरियस लोगों से आपने डील भी करा। हाँ, मैं उसी में बीजेपी के साथ उसी में डील बता करा, रहा हूं, मैं तो उसी में- सरकार ने बकायदा उनकी मांगों को माना अरे है। सुनिए, तो वही मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। तो वो भटके हुए नौजवान थे, मगर ये सत्ता की लालच में पक्की दाढ़ी वाले जो लटके हुए नौजवान हैं, ये अपने आप में ज्यादा खतरनाक। अब हुआ क्या? उस भीड़ में वो सारे एलिमेंट्स घुस गए जो कि देश के लिए खतरनाक भी हो सकते थे। संसद भवन के दरवाजे तक भीड़ पहुंच जाए 20 मीटर दूर। तो प्रोटोकॉल क्या कहता? मैं इनसे पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी के पास Z+ विद ASL सिक्योरिटी है और राहुल गांधी की तरफ दौड़ते हुए 4 लड़के आ रहे हो, SOP क्या कहता है? पता करो कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है ना। वो पहले खट से मारेंगे उनको कि आप बढ़ते हुए आगे नहीं आ सकते, विद इन 10 फीट नहीं आ सकते। ये Z+ सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है। वैसे ही संसद भवन के अंदर हम आप में से कोई नहीं जा सकता। अगर गेट पे गया तो उस समय सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ये वक्त नहीं था। अब आइडेंटिफाई हो रहा है कि कितने अपराधी थे। 100 से ऊपर तो हत्या के अपराधी Valid थे point है जो आपका। उसमें घुस गए जी, थे। जी, जी। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर ये कहते हैं कि Z+ सिक्योरिटी वाले राहुल गांधी जी के, फिर मत लेके चलो भाई, अगल बगल तो लेके पूरा चलते हो जी, कि जी। मेरे तो 10 फुट पे कोई 2 मिनट चाहिए 2 मिनट और संसद भवन में घुस जाने चाहिए। जी जी जी, अब मैं आपको एक वैलिड पॉइंट आपने रेज करा। अजय उपाध्याय, मैं सिंपल सवाल पूछता हूं, सारी बातें एक तरफ देखिए, पॉलिटिक्स असाइड है, लेकिन पार्लियामेंट से अगर आप दृश्य देखेंगे 20 मीटर की दूरी थी, सिर्फ 20 मीटर की। प्रोटोकॉल क्या कहता है? पहली बात की जो पुलिस की यहीं में रिपोर्ट आई 4 है, बच्चे आपकी तरफ भाग के आ जो जाए तो पुलिस की रिपोर्ट आई है और जो भी वहां का सोशल मीडिया का रिपोर्ट है, सबको पता है कि 20 मीटर की दूरी पर वहां बच्चे नहीं पहुंचे थे। अरे? पहली बात, नहीं ये रिपोर्ट है। अरे भैया, ये रेल public- भवन public दीवार पे report। थे, 20 CCTV मीटर है, संसद भवन की मेरे दीवार पास पे तस्वीर है, मेरे पास 20 तस्वीर है, तस्वीर है रेल भवन के गोल ठीक है, चक्कर let him में। complete, let him complete, let him complete। दूसरी बात, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी इंटायरली अलग है। ये किसी की हिम्मत नहीं है पार्लियामेंट के अंदर घुस जाने की। वो प्रदर्शनकारी थे, प्रदर्शन करने गए थे, पार्लियामेंट घुसने नहीं गए थे। यदि ऐसी बात थी तो सरकार के पास इंटेलिजेंस थी, एक दिन पहले से ही सीपी तक को आपने चेंज किया था, आपको सारी जानकारी होनी चाहिए थी। इसका मतलब आप फेल हैं, क्योंकि आपका इंटेलिजेंस फेल है, और फेल हैं तो गृह मंत्री को तो अभी इस्तीफा दे देना चाहिए। आपकी पूरे ये आज के डिबेट से यही साबित हो रहा है। फेल्यूर आदमी है, उसको आदमी को ही पता नहीं है पार्लियामेंट के अंदर घुसने वाला है विद्यार्थी हमारा। तो ये तो इससे बड़ा दुखद तो कुछ हो नहीं सकता। सुनिए, सच क्या है, ये बीजेपी RSS वाले का जो है ना मतीये मारा गया है, समझ रहे हैं ना। ये अभी भी अपने महाजड़ नेता को ज्ञानी बताते बताते परेशान हो गए हैं। अरे हवाई उड़ गया है मोदी जी का। ये बच्चों के आंदोलन ने दिखा दिया कि यदि उसके पेट पर लात मारोगे तो आपके इस चेहरे को, ये जो खुशी है वो खुशी आपकी नहीं रहेगी, क्योंकि आपका बच्चा है, वो देश का बच्चा है। रोजगार पर प्रश्न कर रहे हो, उसके भविष्य पर प्रश्न कर रहे हो, और इसका वो सवाल लेकर आपके पास आया तो आपने जो है लाठी डंडों से बर्बरतापूर्ण उसके साथ व्यवहार किया। इतनी गंदी भद्दी गालियां आपने हमारे बच्चों को दी। क्या वो इसका प्रतिक्रिया आपको नहीं समझ में आ रहा है? आपकी अब सारा जो इकबाल होता है ना, अरे भाई पुलिस वालों ने सरेआम गालियां दी हैं। कोई वीडियो दिखाओ, सारे वीडियो हैं, गाली देते हुए public वीडियो domain में दिखाओ, है। उल्टा बच्चों को गाली देते हुए public वीडियो domain में है।
दूसरी बात मतलब इतना सरासर झूठ नहीं बोलना नहीं चाहिए। बोला तो सच्चाई ये है, पूरा देश देख रहा है। जी। आपके ये इकबाल से चलता है सत्ता, ये सत्ता ये ताकत और पुलिस के बल पर बर्बरता से नहीं चलता है। बिल्कुल, पहले आपने बोला, गन सही बोला, चलाता इकबाल है, से चलता है उग्रवादियों पर चलाने का है, ओके जनता पर और हमारे बच्चों पर नहीं चलाया जाता है। जैसी करनी वैसी भरनी। ओके और एक बात और लास्ट जी सर टाइम हो गया। पैर न फटे विवाही सो क्या जाने पीर पर आई। जड़ नेता कौन है चेक कर लीजिए। 140 साल पुरानी पार्टी को थर्ड अटेम्प्ट में थर्ड डिजिट ना तय कर पाए, जहां ले आए 140 साल में सबसे निचले स्तर पे ले आए। अब अपने आप पार्टी को तय करना चाहिए कितना जड़ होके नीचे जाएंगे। दूसरी बात जो इन्होंने कहना चाहा कि जाके पैर, सही बात है। इन लोगों के नेता बताइए जिंदगी में कंपटीशन फेस किया कभी? एजुकेशन में नो कंपटीशन, नौकरी में नो कंपटीशन, पॉलिटिक्स में नो कंपटीशन, और पार्टी में तो ऐसी रेस में दौड़ के फर्स्ट आते हैं जिसमें एक ही आदमी दौड़ रहा होता है। इसलिए इन लोगों के साथ तो कभी कोई समस्या ही नहीं होती है और इतना जबरदस्त काम करते हैं। आपको शायद ना पता हो, हम लोग बच्चे थे, सेंट स्टीफेंसन कॉलेज में 1989 में राहुल गांधी जी का एडमिशन कैसे हुआ था? एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे तो क्या हुआ? स्पोर्ट्स कोटा में, स्पोर्ट्स कोटा क्या हुआ? शूटिंग की एक नेशनल चैंपियनशिप जीती थी और कहा जाता है कि वो नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज ही करवाई गई थी उनको जितवाने के लिए। उसके बाद न पहले ना बाद में आपने कभी नहीं सुना होगा। अब आइए साहब, उसके बाद उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की इंग्लैंड में, मॉनिटर, बंद हो गई। फिर एक कंपनी शुरू की जिसमें डायरेक्टर बने, बैक ऑप्स, बंद हो गई। उसके बाद आए कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कांग्रेस डूब गई। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बने तो फजीयत हो गई। अब मैं ऑन द सीरियस नोट एक बात कहना चाहता हूं। इन्होंने पुलिस वालों के प्रति इनके मन का भाव समझ में आता है। फितरत ये है इनके लिए पुलिस वालों के साथ होने वाला जुल्म कोई नहीं है। ये तो वो लोग हैं ना, पुलिस वाले क्या, ये तो सेना के खिलाफ बोलते थे। इनके लिए तो ओसामा जी है, हाफिज साहब है, जाकिर शांति का मसीहा है, बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग है, अफजल गुरु हालात का मारा है, और पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष के साथ झप्पी और भारत का सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा है। क्या मेरा आपसे सवाल है अजय उपाध्याय जी, आंदोलन के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? अगर वहां पर जो सोनम वांगचुक जी ने भी बोला, बाकी भी कई लोगों ने बोला कि वहां पर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट घुस आए थे, कम से कम दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी दी है और जानकारी मुहैया कराई है कि 2800-2900 हार्ड एंड क्रिमिनल शामिल हो गए थे। जो कोई रेप में था, कोई मर्डर का आरोपी था, कोई अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोपी था। क्या कहेंगे उनको? दो बातें हैं, क्रिमिनल वहां आ गए देश की राजधानी और एकदम जंतर मंतर पर। अब बताइए ना कितनी निकम्मी छात्रों के आड़ में। हाँ सुनिए ना, देखिए ना कितनी निकम्मी इस देश की इंटेलिजेंस सिस्टम है कि इस देश का हार्डकोर क्रिमिनल जिसको जेल में होना चाहिए वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने आ जा रहा है। नहीं, हाँ मान लीजिए जैसे आप वाले नेता ही ठीक है ना, ठीक है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में, किसी जज के निर्देशन में अभी तक, आज कितनी तारीख है? ये जब आप लगभग 12 दिन होने को है, 12 दिन में क्या कोई कमेटी सरकार ने कोई निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में अभी तक गठित की? नहीं गठित की। क्यों? यदि इतना सिंसियर है सरकार तो सरकार को गठित करना चाहिए कि भाई जांच हो जाए कि वहां पुलिस वालों ने अत्याचार किया या बच्चों ने अत्याचार पुलिस वालों पर किया, या वहां क्रिमिनल आ गए थे, या वहां आतंकवादी आ गए थे, या वहां अराजकतावादी आ गए थे। कौन आ गए थे? सोनम वांगचुक ने खुद बोला कि मुझे दुख हो रहा है बताते हुए वहां पर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट आ गए। आपको नहीं लगता एंटी सोशल एलिमेंट आ गए थे? बोला ना एंटी सोशल एलिमेंट थे। सुनिए, करेंगे, अजय उपाध्याय करेंगे, मैं वो विजुअल दिखाना चाहता हूं। बार-बार कहा जा रहा है कि संसद परिसर के गेट के बाहर नहीं आए। मैं वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिसके संसद परिसर के एनेक्सी और मेन संसद का जो गेट है उसके गेट के बाहर, ये देखिए तस्वीर पीछे चल रही है, संसद के गेट के बाहर किस तरह से हुड़दंगी पहुंच गए थे और परिस्थिति इतनी खराब हो गई थी कि आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी, आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। ये संसद परिसर का गेट है, वीडियो नंबर 1। ये क्लियर कट आपको मैं दिखा रहा हूं, संसद के बाहर सेल्फी पॉइंट की ये तस्वीर है। ये वीडियो नंबर 2, केंद्रीय सचिवालय का मेट्रो स्टेशन पर भारी भीड़ आई है। ये इसके बाद वीडियो नंबर 3 प्ले करिए। वीडियो नंबर 3 और अहम है जो कि बताता है कि किस तरह से अराजकता। पार्लियामेंट एनेक्सी, ये बड़ा गेट है, ये बड़ा गेट है। आप पार्लियामेंट के अंदर की तस्वीरें देख सकते हैं। ये तीसरी लेयर थी जिसको ब्रीच कर दिया था। अगर उस दोपहर
ये प्रदर्शनकारी संसद परिसर में 100 लोग भी एंटर कर जाते तो बहुत बड़ा तूफान आ जाता है इस देश के अंदर। ये क्लियर कट है वीडियो ना। और यही इसी के मद्देनजर मैं दिल्ली पुलिस के यहां पर फॉर्मर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस खड़े हैं, मैं उनसे जाता हूं आपके पास। सर मैं आपके पास आता हूं और फिर मैं फराज की आपके पास आऊंगा। क्या आपको लगता है ये पार्लियामेंट के आपका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है, पहले तो समझाइए आप, युवा पीढ़ी को भी समझाइए। नमस्कार युवा पीढ़ी, मेरे पैनलिस्ट भाई साहब। सर देखिए, मैं करीब 10 साल नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में रहा हूं और जब कांग्रेस का शासन था और हमारे बीजेपी वालों ने भी बहुत लाठियां खाई, पर इसमें सीधा एसओपी एक है कि पार्लियामेंट को रोकने के लिए 3 बैरिकेड लगते हैं, 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट को बच्चे अक्सर तोड़ देते हैं या जो भी प्रोटेस्टर होते हैं तोड़ देता है, और सेकंड पे हमारा वाटर कैनन लगा रहता है। वाटर कैनन में भी कई बार बच्चे जो प्रोटेस्टर होते हैं वो आ जाते हैं, लेकिन थर्ड जो हमारा कार्डन है वो किसी कीमत पर नहीं टूट सकता। अगर टूटेगा तो लाठी चार्ज होगा, आंसू गैस के गोले चलेंगे, पैलेट गन चलेगी, कोई भी चलेगी, लेकिन संसद के अंदर नहीं घुस सकते। अब एक सेकेंड, अब मैं इस केस में आपको क्या दिखाई देता है, इन तस्वीरों से आपको क्या दिखाई देता है? वही साहब मैं कहने जा रहा हूं। देखिए, मैं आपको एक बताऊं, अगर आप लोग दंड प्रक्रिया हमारा देखेंगे तो अनलॉफुल असेंबली के बारे में पर्टिकुलर सेक्शंस दिए गए हैं कि हाउ टू डील द अनलॉफुल असेंबली। इसमें जो ये हमारे होम मिनिस्टर साहब को और उनको कह रहे हैं कि इनका ऑर्डर है, फलाना ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, मैं आपको सेक्शन 148 हु डील्स विद द अनलॉफुल असेंबली अभी आपको बताता हूं। देखिए, एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट or officer in charge of the police station, that is he may be inspector or sub inspector, in the absence of such officer, any police officer not the below the rank of the sub inspector may command to disperse the unlawful assembly. ओके, आप कह रहे हैं कि एक सब इंस्पेक्टर रैंक का के ऊपर का ऑफिसर कोई भी ऑर्डर, सब इंस्पेक्टर रैंक तक का ऑफिसर, ओके, नंबर 1। सर अभी मुझे बात जी जो सबसे अर्जेंट है, तो होम मिनिस्टर के अंडर में नहीं आती है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस आती है न्याय प्रक्रिया के तहत, संविधान के तहत। होम मिनिस्टर की, मैं होम मिनिस्टर साहब से ऑर्डर लेने जाएगा सब इंस्पेक्टर कि सर यहाँ पर ये पथराव कर रहे हैं और गोली चला रहे हैं और ये हमको मार रहे हैं, जी जी, ही विल नॉट गो नेवर। फराज भाई, क्या अखिलेश यादव की भी वही डिमांड है जो कांग्रेस की डिमांड है? क्योंकि अभी तक हमने उनका बयान नहीं सुना। समझदारी दिखाई, अखिलेश यादव की भी वही डिमांड है जो कांग्रेस की डिमांड है, होम मिनिस्टर इस्तीफा दे। क्या समाजवादी पार्टी की भी यही डिमांड है या इस डिमांड के साथ आप नहीं है? सीधे क्लियर कट मेरा सवाल है। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, अमीश जी, लोकसभा में ये बोला था कि ये जांच का विषय है और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि किसके इशारे पर गोलियां चली। अभी सांसद जी ने एक बहुत गंभीर बात कही और इन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं वो इमेच्योर होते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा अमीश जी कि ये वही बच्चे हैं जो गुजरात से के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से निकली हुई चिंगारी नव निर्माण आंदोलन बनी और उसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किया। सुधांशु जी, ये वही मैच्योर बच्चे हैं जिन्होंने मजबूर किया चमन भाई पटेल को इस्तीफा देने के लिए। ये वही मैच्योर बच्चे हैं सुधांशु जी, ये वही मैच्योर बच्चे हैं कि जिन किसानों के ऊपर आपके मंत्री पुत्र ने जीप चढ़ा करके उनकी हत्या की, उन्हीं मैच्योर बच्चों ने आपके एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया। ये वही मैच्योर बच्चे हैं और मैं कहना चाहूंगा कि वो इमेच्योर बच्चे हैं जिनके बारे में दिनकर ने कहा था कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है और जिस ओर तरुबल झुकता है उस ओर जमाना झुकता है। इन इमेच्योर बच्चों ने आपको झुकाया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इमेच्योर कौन है? बस 20 सेकंड। जी, इमेच्योर कौन है? इमेच्योर आपकी सांसद कंगना रनौत है जो बोलती है कि हमारे जेनजी गटर छाप हैं। इमेच्योर टीजी मोहनदास जो कि केरल के आपके इंटेलेक्चुअल सेल के अध्यक्ष थे, वो कहते हैं कि मैं होता तो वहां पर गोलियां चलवा देता, कुछ मरते
और कुछ अस्पताल में जाते। इमेच्योर इस देश की जेनजी नहीं, इमेच्योर आपकी कंगना रनावत है, इमेच्योर आपके टीजी मोहनदास हैं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा अमीश जी, बस 20 सेकंड प्लीज। और आपने काफी जोर शोर से बोला, लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब भी अगर कृपया करके दे देंगे। देश के गृह मंत्री का इस्तीफा क्या समाजवादी पार्टी भी मांग रही है? मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है, क्लियर कट जवाब। मैं इसका आपको एक जवाब देता हूं कि इस देश का सबसे पहला इस्तीफा ऑफर किया था सरदार पटेल ने, पहला इस्तीफा। अगर इस देश की बच्ची के ऊपर अश्लील तरीके से डंडा वो करने की कोशिश की जाएगी तो होम मिनिस्टर को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं अगर होम मिनिस्टर होता और मेरे जेनजी की जो आइकॉन थी वो बच्ची, और याद रखिएगा सुधांशु जी, आपकी सरकार कि वो डंडा इंकलाब बन करके इस जेनजी की कानों में गूंजेगा, डीसीपी का थप्पड़ उस बच्ची के कान में गूंजेगा, जो कि इंकलाब बनकर के आएगी और आपकी सरकार से सवाल पूछेगी। मुझे लग रहा है कि अभिनय शैली में डिबेट करते हुए आप पहली बार देख रहे होंगे। अब मैं कहना चाहता हूं, भाई कान खोल के सुनो, उस समय का नेतृत्व जेपी के हाथ में था, तो उस समय के युवा को भरोसा था जेपी पे। आज के युवा को भरोसा है न तुम्हारे नेता पे न तुम्हारे नेता पे, इसलिए उसने अपने हाथ में लिया है। बोलो, जेपी मूवमेंट का आपने नाम लिया, इसका मतलब जयप्रकाश नारायण के साथ सारा युवा खड़ा था और ये कहा गया था जाग उठी तरुणाई है, जेपी ने अलग जगाई है, उठो देश के वीरों जागो, क्रांति द्वार पर आई है। मगर आज, और सुनो मेरे भाई कान खोल के सुनो, बहुत अच्छा बोले, ये मुलायम सिंह तब कहां थे, किसके खिलाफ लड़ रहे थे बताइए? इनके खिलाफ लड़ रहे थे, हमारे साथ थे, और आज ऐसे मिलके एक हो गए। आज भूल गए। और आज सुनिए, अभी 25 जून गुजरा, कुछ दिन पहले एक ट्वीट नहीं किया, इमरजेंसी के बारे में एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि कांग्रेस के साथ आ गए। ये लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा। आज की जनरेशन को नहीं पता होगा, मीसा एक खतरनाक कानून था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें वो जेल में थे। DIR एक कानून था, जानते हो उसमें क्या था? अगर आप बस अड्डे पे खड़े हैं, बस इतना कह दें कि इंदिरा गांधी की सरकार को हटाना है, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में अंदर पुलिस ले जाएगी, आप बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, कोर्ट में कुछ नहीं सुनवाई होगी। मगर आज लालू प्रसाद यादव जी भी कुछ नहीं बोलते, क्यों? शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, एक मिनट सर, आज की युवा पीढ़ी क्या है? आपने बुलाया तो मैं भी बताना चाहता हूं। आज की युवा पीढ़ी वो है जो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर का स्पेस सैटेलाइट विक्रम 1 लॉन्च हुआ स्काई रूट कंपनी में, जिसकी एवरेज एज है 28 साल। आज भारत की युवा पीढ़ी वो है कि फिजिक्स ओलंपियाड में हम नंबर 1 आए 5 गोल्ड जीतने के बाद। आज की युवा पीढ़ी वो है कि भारत का 18 साल का गुकेश जोमराजू वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बन के आता है। आज की युवा पीढ़ी वो है कि 19 साल का देवव्रत महेश रेखे दंडकम पारायण शुक्ल यजुर्वेद का पूरा करके आता है। तो मैं भी सुनाना चाहता हूं, नित्य करने को बलिदान जवानी जागा करती है, युग करने को निर्माण जवानी जागा करती है। जब देश के ऊपर विपदाओं के बादल छाते हैं, जब नित नई चुनौती लेकर के जब दुश्मन आते हैं, तब करके शरसंधान जवानी जागा करती है। और आगे सुनो, शायद आपको अच्छा ना लगे। जब गजनी के आक्रमणों का आतंक समाया हो, जब सोमनाथ के मंदिर ने सम्मान लुटाया हो, तब बन करके चौहान जवानी जागा करती है, युग करने को निर्माण जवानी जागा करती है। तो जवानी दोनों तरफ से आती है। सत्य प्रकाश मिश्रा भी आ गए स्टूडियोज में, उनका भी स्वागत करिए जोरदार तालियों के साथ। आइए सत्य जी, थोड़ा डिले आए हैं, आंदोलन में तो नहीं चले गए थे आप भी? आंदोलन में तो नहीं चले गए थे आप भी? हम लोग आंदोलनरत ही हैं। आंदोलनरत ही हैं। इस देश को बनाने के लिए, मजबूत रखने के लिए जीवन पर्यंत आंदोलनरत हैं। आंदोलन जीवी नहीं है कि जब देखो निकल लो पतली गली से, कभी मिले तो ये पकड़ लो, कभी मिले तो उसका धागा थाम लो। अगर वो सब लोग बीजेपी और आरएसएस के थे, बोला कि ये जितने लोग आए जो वहां पर एंटी सोशल एलिमेंट है, ये दीपके ने भी बोला, कई विपक्षियों ने भी बोला, वो सब बीजेपी और आरएसएस के थे। अगर वो बीजेपी की और आरएसएस के थे तो उन पे कार्रवाई करवाने में दिक्कत क्या है? अगर वो गलत कर रहे थे तो कार्रवाई हो जानी चाहिए उनके ऊपर। हाँ, उनको तो स्वागत करना चाहिए कि बीजेपी आरएसएस के हैं तो इनको तो जल्दी पकड़ो। 2800 अपराधी लोग को समर्थन दे रहे हैं उस आंदोलन में। राजनीतिक रूप में वैचारिक शून्यता के कगार पर खड़ी है क्या सारी विपक्ष की पार्टियां? इस देश का जनजी तो पहुंचा था अपनी मांग लेकर के, छोटी सी मांग थी कि भाई, छोटी तो नहीं थी मांग तो बहुत बड़ी थी। मैं उस पर आ रहा हूं, बहुत छोटी ही मांग है वो।
अगर पेपर लीक हुआ है, उनको कहना है कि इस्तीफा दे दीजिए। उस पर बातचीत चल रही थी, सोनम वांगचुक साहब थे, बहुत आराम से चल रहा था। ये 2800 अपराधी भाड़े के टट्टू, ये रीलबाज, ये सारे गालीबाज किसने भेजे, किसकी फंडिंग से पहुंचे, कौन लोग हैं इसके पीछे, ये जांच जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अगर कहा है कि जांच तो होगी, तो जांच होनी चाहिए। जांच से घबराहट है और उसमें पीछे भाग रहे कि पहले उसको सजा दो, अब पहले इसको सजा दो। तो 2800 अपराधियों के बारे में फराज साहब कोई शेर है आपके पास कि 2800 अपराधी कैसे पहुंच गए आंदोलन में? क्या उस दिन भी शेर याद है जब निर्भया गैंग रेप में बूढ़ी औरतों के ऊपर डंडे चले थे? आपकी सरकार गलबैयां डाल के मनमोहन सिंह और राहुल गांधी के साथ चाय की चुस्की ले रही थी आपकी पार्टी। बेशर्म आदमी, ऐसी बेशर्म पार्टी हमें बताएगी। जनजी सुनिए, इस देश के जनजी को पहले किसने सबल बनाया? इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पहले कभी भी इस देश में उच्च शिक्षा में शोध के लिए 70,000 रुपए नहीं मिला करते थे। प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर इस देश के जेनजी के लिए तरह तरह की योजनाएं लाई। इंटर्नशिप की योजना किसकी है? आपकी है क्या? मुलायम सिंह जी की है क्या? चलिए, बड़े जेनजी कर रहे, 5 जेनजी को बुला के टिकट दीजिएगा इस बार। डिंपल जी का टिकट काटिए, जेनजी को मिल जाए। अखिलेश जी बोले मुख्यमंत्री मेरा यूपी में घोषित जेनजी हो जाए। राजनीति और कबूतरबाजी में अंतर है। ये कर रहे हैं कबूतरबाजी, हम लोग कर रहे हैं राष्ट्र की राजनीति। जी प्रियंका जी का बच्चा अभी इतना बड़ा नहीं हुआ, वो हो सकता है कह दें कि ये बन सकता हमारा प्रधानमंत्री। हो सकता है। मैं बार बार कहता हूँ एक बात कि अगर चुनाव लड़ने की निम्नतम उम्र सीमा नहीं होती अमित देवगन जी ना, ये सारे परिवारवादी पार्टियों के नाती पोते को बर्थडे गिफ्ट में ये ले एमएलए, ये ले एमएलसी, ये ले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसा होता। आप कह रहे हैं कि परिवारवादी पार्टियां, सुनिए एक सेकंड, अभी आप एक सेकंड रुकिए। आपने बोला परिवारवादी पार्टियां बर्थडे गिफ्ट में दे देती ये सब। हाँ, दे देती अगर निम्नतम उम्र सीमा नहीं होती तो। पहले तो मुझे बहुत आपत्ति है, आप लोग एक व्यक्तिगत परिवार पर लगा रहे हैं। मैंने तो नहीं कहा ऐसे जो योगा कर रहे थे, वो भी तो एक है ना ऐसे। 177 देश योगा कर रहे हैं, 177 कौन कर रहा था योगा? ये ज्ञान दे रहे हैं। कौन सा उसको स्वास्थ्य मंत्री बना रहे हैं जिसका खुद स्वास्थ्य ठीक नहीं बात कर रहे हैं, जिसका खुद ये नीतीश कुमार जी के बेटे की बात कर रहे हैं। ज्ञान मैं नहीं दे रहा हूँ, ये बात ये ज्ञान दूसरे को देते हैं। ज्ञान आप भी मतलब इतने भोले नहीं हैं। सुनिए, आप एक्शन पूरा कर रहे हैं। अरे भाई, और स्वास्थ्य मंत्री भी बोल रहे हैं और बोलने में क्या भी नहीं रहा। मुझे शोले की मौसी याद आ गई। सुनिए ना, मुझे व्यक्तिगत आक्षेप लगाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि राजनीतिक बात है, राजनीतिक तौर पे ही बात होनी चाहिए। अब जेनजी जाग गया, उसको समझ में आ गया। ठीक है, जेनजी जाग गया, कहानी है, ये कहानी से नहीं चलेगा। तो मेरे साथ एक और जेनजी हैं, हर्ष दुबे। एक सेकंड, हर्ष दुबे को लेके आइए। हर्ष दुबे इधर आइए, इधर बैठिए, स्टूडेंट्स के साथ बैठिए आप। जेनजी के काफी सारे सवाल होंगे, सब आप अपनी बात रखिए, सवाल से ज्यादा बात करिए, बात रखिए। चलिए, पहले मैं आपके पास आता हूँ, आपका क्या पॉइंट है? खड़े होके बोलिए अपनी बात। मेरा सवाल सुधांशु सर से है कि इतना ज़्यादा जो कोचिंग इंडस्ट्री चलती है और कोचिंग माफिया चलते हैं, जिनकी वजह से पेपर लीक का जिनमें मेन हाथ है, और उनके ऊपर इतनी बात नहीं हो रही है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कोचिंग कल्चर चलता है, स्कूल एजुकेशन सब पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट, और इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है एजुकेशन की, फिर भी सबसे ज़्यादा कोचिंग छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, कंपटीशन के लिए जाते हैं, और वहीं से पेपर लीक होते हैं क्योंकि उनके पास फिक्स बायर होते हैं मेजॉरिटी में खरीदने के लिए। अक्सर देखने को मिला है कि कोचिंग माफिया पेपर लीक कराने में काम करता है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत वैलिड सवाल है। और आज की डेट में सही बात है, एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री बन गई। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि जो ये रूल लाया गया ना, जिसको आप लोग पेपर लीक बिल कर रहे हैं, ये पेपर लीक नहीं है, ये अनफेयर मींस प्रिवेंशन एक्ट है। इसमें सिर्फ पेपर लीक नहीं, 12 या 13 कैटेगरी डिफाइन की गई है कि इनमें से कोई भी चीज में आप इन्वॉल्व होंगे तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, जिसमें किसी को मतलब एग्जामिनेशन जाने से रोकना, किसी को पर्टिकुलर सेक्टर जगह पे एग्जाम देने के लिए कहना भी है। जैसे कोचिंग वाले क्या करते हैं कि साहब इस सेंटर के ऊपर सब फॉर्म भर दो, अब हमारा प्लेस यहां है और हम वहां जा रहे हैं और एक इन बल्क में जा रहे हैं, तो ये सब भी सब लेकिन ये सारी चीजों की लेकिन कोचिंग माफिया है, कोचिंग के ऊपर भी अगर रेगुलेशन बना है, और जो लोग, और ये कोचिंग माफिया जो है ये कई चीजों में शामिल रहता है। और
कई और पेपर लीक का मास्टर होता है कोचिंग माफिया, और कोचिंग माफिया ने अब एक नया हथकंडा अपनाया है। वो यूट्यूब के जरिए अपनी दुकान चलाने का प्रयास कर रहा है और उसके बाद अपना पूरा खेल खेल रहा है। इसमें बकायदा एक सरकार को शोध करना चाहिए, और क्या वाकई कोचिंग माफिया बहुत चीजों में इन्वॉल्व है, ये पता लगेगा आने वाले दिनों के अंदर। ओके, मेरे साथ हर्ष दुबे भी, मैं उनके पास भी आऊंगा। और सवाल किसी का? जी 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 जी, क्या आपका पॉइंट है? सर, मेरा सवाल प्रोफेसर जी से है कि अगर एक जगह प्रदर्शन हो रहा है तो संसद में प्रदर्शन करने जाने की क्या आवश्यकता थी? एक जगह प्रदर्शन हो रहा है तो संसद में प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता थी? ओके, आपका पॉइंट क्या है? खड़े हो। सर, मेरा पॉइंट है कि नीट का पेपर ज्यादा टफ है या पॉलिटिशियन पार्टीज के प्रोमिसेस ज्यादा टफ है? ओके, गुड वन। जी, और सवाल किसका है? कि जब जेंजी गुस्सा हो जाते हैं उसके बाद आप जाते हैं, पहले आप दिखते नहीं है, और उसके बाद भी जब सरकार कह रही है कि हम समाधान निकालेंगे, आप संसद में आइए, तो आप बाहर जाके विरोध करने लगते हैं जब तक आप संसद में जाएंगे नहीं, जानते हुए भी कि संसद, एक दिन का संसद चलाने के लिए कितने पैसे लगते हैं। कह रहे जाएंगे नहीं तो समाधान कैसे निकलेगा? एक और पॉइंट मेरा, जो किस ने उस आंदोलन की रील्स को देखा? किन ने देखा? आप सबने देखा? जो भाषा इस्तेमाल हुई उसके ऊपर दो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं। मैं लड़कियों से पूछता हूं, आप कुछ रखना चाहती हैं उसके ऊपर बात? आपको लगता है जो भाषा इस्तेमाल हुई सही थी? वहां पर खड़े होकर बोलिए। जो एक रुचिका सिंह करके लड़की है, और भी बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जिन्होंने, मुझे नहीं पता उन्होंने जान के इस्तेमाल करी है, गलती से उनसे हो गई। क्या आपको लगता है जायज थी वो भाषा, जिस तरह की भाषा बोली गई वहां पर अपने से वरिष्ठ लोगों के लिए? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं थी वो भाषा। और मेरा सरकार से ये भी क्वेश्चन है कि हमेशा क्या जेंजी को सड़क पे उतरना पड़ेगा अपनी मांगे पूरी करने के लिए? ओके, ये अच्छा एक बड़ा पॉइंट है। ओके, हर्ष दुबे मेरे साथ है, नीट के छात्र हैं। हर्ष दुबे, आप एक सेकंड। हर्ष दुबे, आप खड़े, आप नीट के छात्र हैं, आपने नीट के एग्जाम दिए और लगातार रीअटेम्प्ट भी आपने करा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो कुछ हुआ उस आंदोलन के दौरान, क्या आपको लगता है कि देश का जेंजी वही है? आपको लगता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देश का जेंजी अपनी संस्कृति को विरुद्ध जाकर काम नहीं करेगा, गालियां नहीं लिखेगा अपने सरकार के लिए, किसी के लिए भी, किसी मतलब शिक्षित लोग के लिए, जितने लोग भी लोग, किसी के लिए गालियां नहीं लिखेगा। बस मेरा एक क्वेश्चन है कि सब कहते हैं कि अगर मेहनत करोगे तो तुम जरूर सफल हो जाओगे, लेकिन एमपीपीएससी में अगर एक भी सीट जनरल के लिए नहीं होगी तो सफल कैसे हो जाएंगे? अगर एक किसान का बच्चा 565 नंबर, अपनी बात कर रहा हूं मैं, वैसे अपनी बात करता नहीं क्योंकि सबकी बात करने की ज्यादा सही रहता है, एक 565 नंबर लाके भी उसको सीट नहीं मिलेगी, और वहीं चिराग पासवान का लड़का अगर हो तो उसको 450 नंबर पे सीट क्यों मिलेगी? ये बताइए आप मुझे। क्या इस चीजों में सुधार नहीं होना चाहिए? एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा, मैंने परसों सर रास्ते में कहीं एक यूट्यूबर थे, वो भैया मिल गए कि पीछे की कर लीजिए प्लीज मेरे साथ एक बाइट, तो जहां मैं खड़ा था वहीं 100 मीटर की रेंज में मैंने क्या क्या देखा बताता हूं आपको। एक बच्चा नाले में घुस के इतने पानी में, 7-8 साल का होगा मुश्किल से, कबाड़ा बीन रहा है। एक बच्चा जो था वो ट्रॉली लेकर वहीं कबाड़ा का लेके जा रहा है। एक लड़की वहीं कॉर्नर पे प्रेस लगाए, 10-12 साल की लड़की है। एक बच्चा दूध बेच रहा है, जो सब के सब 10 से 12 साल के लोग हैं। और सरकार क्या कहती है, इसमें से जो एससी होगा उसको तो हम पढ़ा देंगे लेकिन बाकियों को नहीं पढ़ाएंगे। अगर मैं इस चीज को लेकर गलत हूं तो हाँ, राजनीति मुझे गलत कहती रहे, मैं सवाल उठाऊंगा, क्योंकि सारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बल्कि पढ़ाई तो किसी तक नहीं पहुंच रही है। वो रिजर्वेशन का अभी, ये तो आप लोगों की बात तो सीजेपी कर रही है। अगर मेरी बात करती, सौरभ दास को मेरी तकलीफ है क्या पता? सौरभ दास से सरकार बात करने की होगी। मेरी सर आपसे भी क्वेश्चन इस चीज को लेके है कि सौरभ दास से सरकार बात करने की हो गई। सरकार को बात करनी थी, हमसे बात करती। जो बच्चे एक्यूज्ड है, जिनको प्रॉब्लम है उनसे बात करती, लेकिन बच्चों से कभी बात नहीं करी गई। पर दीप्के और सौरभ दास तो आपके रिप्रेजेंटेटिव हो गए ना एक तरह से। अगर वो रिप्रेजेंटेटिव तो बच्चों से मिलते, मैं खुद जंतर मंतर गया था, मैंने उनसे कहा कि दीप्के जी से मिला दीजिए कि महबूबा मुफ्ती आई हुई हैं। फिर मैं 2 घंटे बाद उनके जाने के बाद फिर कहा कि उनसे मिला दीजिए कि आपसे मिलने थोड़ी यहाँ लोग बैठे हैं। फिर बैठे किस लिए? महबूबा मुफ्ती से मिलने के लिए, डिंपल यादव से मिलने को। ओके 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 ओके, सुधांशु द्विवेदी जवाब। सौरभ दास से क्यों बात करी? सौरभ, ये बड़ा सवाल है, सौरभ दास से क्यों बात करी? जो इन्होंने बात कही बिल्कुल सही, अब बहुत स्पष्ट हो गया। मैं तो सवाल कह रहा हूं, क्या छात्रों के आंदोलन का प्रतिनिधि कौन है? इस बच्चे की बात सुनने के बाद जवाब दें। छात्र की डेफिनेशन बताएं। ये 3 डेफिनेशन पार्लियामेंट में बता रहे थे ना, फलाना ढिमाका राहुल गांधी। जब बताओ वो प्रतिनिधि हैं कि ये प्रतिनिधि हैं, या कोई और प्रतिनिधि हैं, या जो बवाल कर दे वो प्रतिनिधि है, जो गदर काट दे वो प्रतिनिधि है। सरकार सुनेगी तो क्या हम बच्चे भी बवाल कर पाएंगे? बवाल करने से ही सरकारें सुनेंगी। अब लेकिन सुधांशु जी, आपको नहीं लग रहा कि आप कैच 22 में फंस गए? आप बुरी तरह से फंस गए। इधर से भी आपको पड़ रही है और उधर से भी आपको पड़ रही है। ये आपके लिए मुश्किल और कठिन घड़ी है। उधर वालों की अपेक्षा हमी से, इधर वालों की अपेक्षा हमी से, इसलिए इनसे मिलने कोई नहीं चाहता कि हमारा विषय संसद में उठाओ। प्रतिनिधि कौन है? बीजेपी छात्रों की प्रतिनिधि है।
अजय उपाध्याय, बीजेपी छात्रों की प्रतिनिधि है, हाँ या नहीं? ये तीसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन विद्यार्थी ने कहा जंतर मंतर पर प्रदर्शन, बाकी जगह क्यों? किसान से लेकर के मजदूर तक आपने देखा, लाखों लोग किस तरह सड़कों पर ही रह गए, बॉर्डर पर ही, उन्हें जंतर मंतर भी नहीं जाने दिया गया। ये तो लोग समझे थे कि तो छोटे छोटे बच्चे हैं, चलो कुछ लोगों को बुला लेंगे, दीप्ति और ग्रुप को वहां पे बैठा लेंगे, फिर बातचीत हो जाएगी थोड़ी दिन में। 20 दिन तक बेचारे वो आकर के भूखे हड़ताल में रहे, बाद में उनको भी उठा के किस तरह ले गया सबने। कौन भूखे रहा? कौन भूखा रहा? आपको मौका देता हूं मैं। सोनम वांगचुक भूखे रहे और कोई नहीं भूखा रहा, बाकी सब और कुछ बच्चे भी उसमें भूखे रहे। तब जाकर के इनको ये एहसास ही नहीं था, इन्हें तो लगा था हो गया बात खत्म, जैसे बाकी लोगों को निपट लेते हैं इनको भी निपटा देंगे। ये निपट नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ऐसा बच्चा भी वहां, वो किसी पार्टी के बैनर पर नहीं गया, वो गया बच्चों के आवाज को लेकर के, जिसका दर्द है। मैं बार बार कह रहा हूं, जाके पैट न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई। ओके ओके, ये वो कह रहे हैं कि समझ रहा है जी इसका, लेकिन आप कह रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं वहां पर आप बार बार कह रहे हैं कि भूख हड़ताल पे थे। सोनम वांगचुक मंच से कह रहे थे कि मुझे बड़ा बुरा लगता है जब नीचे बैठ के पूरी कचौड़ी ये लोग खाते हैं ठूस ठूस के, मुझे बुरा लगता है। एक प्रवक्ता को इसीलिए पार्टी से हटा दिया गया क्योंकि वो महाराज बर्गर खा रहे थे मैकडॉनल्ड्स का। ओके ओके ओके, एक से आप 40 सेकंड बोला आपने, 40 सेकंड बोला। आप क्या कहना चाहते हैं? देश में अगर एक संपन्न व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठे तो उसकी भूख की मांग है, लेकिन वही प्लेटफॉर्म पे सैकड़ों लोग जो दिन रात भूख हड़ताल कर रहे हैं, सालों से भूख हड़ताल कर रहे हैं, दिन की सिर्फ 2 रोटियां मुश्किल से मिल रही हैं, वो भी भीख में, उनके लिए कौन सुन रहा है? कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं आपकी पीड़ा हम समझते हैं। समझते हैं तो आवाज उठाइए कि मैं आरक्षण के विरुद्ध हूं, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। ये कहा आप कहिए कि हम आरक्षण के विरुद्ध हूं, आर्थिक आधार आपको राहुल गांधी जी पे भरोसा है? हाँ, मुझे सब पर भरोसा है, लेकिन साथ तो आए। राहुल गांधी जी इनका साथ देंगे? अरे भाई, राहुल गांधी जी विद्यार्थियों का साथ शुरू से दे रहे हैं, कोटा से लेकर देहरादून। बिल्कुल गलत, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे। 2024 में राहुल गांधी जी हमसे बोले कि सलमान खुर्शीद को आपके लिए लॉयर कर देंगे, फिर कहां चले गए? ओके ओके, अखिलेश यादव जी हमसे बोले कि हम आपके लिए कपिल सिब्बल को लॉयर कर देंगे, कहां चले गए? फोटो है मेरे पास, फोटो है मेरे पास। मैं बिल्कुल आपकी फोटो लूंगा। मैं जान रहा हूं आपके भी पॉइंट सही है, बैठिए। ओके बोलिए। ये बात तो चलिए अच्छी बात है, इन्होंने कहा कि भाई सरकार हमारी नहीं है, फिर भी राहुल गांधी जी के प्रति इनकी भी उम्मीद है, विपक्ष के लोगों के प्रति आपकी भी उम्मीद है। हमारा काम क्या है? हमें अपनी आवाज, हम आपकी आवाज में आवाज उठाना ही मेरा काम है, क्योंकि हम सरकार में नहीं है। हम सरकार में होते तो आपका प्रश्न हमसे जायज बनता और पूछना भी चाहिए, जो सरकार से आप प्रश्न किया है। और जैन जी ने जब सरकार से प्रश्न किया तो उन पर लाठी डंडों से प्रहार करेंगे, उनके साथ बदतमीजी करेंगे, वहां पर बच्चियों के साथ जो है अपमानजनक व्यवहार करेंगे। वक्त है एक ब्रेक का। सीएनबीसी आवाज के टक्कर में ब्रेक के बाद आएंगे बड़ी खबर पर। ये तो वो कॉन्फ्रेंस करते हैं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, जी, हिंदू धर्म का समूल नाश, तो दूसरा कहता नहीं हिंदू धर्म तो मलेरिया है, वायरस है, डेंगू है, तीसरा कहता नहीं इसमें एक सोशल स्टिग्मा भी होना चाहिए, HIV है। और ये वो लोग हैं, जाके बच्चों से कहता हूं चेक करिए 2021 में दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में कॉन्फ्रेंस हुई डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, फिर 2022 में तमिलनाडु में शुरू हुई इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। मैं विजुअल प्ले कर रहा हूं, ये विजुअल आप देखिए। राहुल गांधी भी जाते हैं और वो विजुअल अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। देखिए किस तरह से उसके बाद होता है, वो उठते हैं और उनको फिर धक्का दिया जाता है और वो फिर पैर छू रहे हैं लोगों के। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा क्या कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? पप्पू यादव बिहार से आते हैं। पप्पू यादव तरह तरह के बहरूपीय वेश में घूमते रहे हैं, तो आज एक नए बहरूपीय वेश में आए हैं। मेरी शुभकामना है पप्पू जी को, क्या कर रहे हैं? मेरी शुभकामना है पप्पू जी को कि कहीं ये जो रंगाया जोगी क्या है, रंगाए जोगी कहा है जोगी बकरा है ना, तो ये जो रंग लगाया है इन्होंने भगवा का, पप्पू जी को भगवा एकदम भगवामय मन हो जाए, उनका तन हो जाए, जीवन हो जाए, इसकी शुभकामना है। लेकिन ये जो नौटंकी किया है उन्होंने, ये नौटंकी जनता समझती है। राहुल गांधी नौटंकी के दूसरे पात्र हैं, उन्होंने उसमें सहयोग किया, इतना काफी है। और बिहार की जनता पप्पू जी को जिस वेशभूषा के लिए जानती है ना, अमिश देवगन जी, वो बहुत गंदा इतिहास है, उसमें जाएंगे नहीं अभी। क्या मतलब क्यों कर रहे हैं नौटंकी? भाई एक सिंबॉलिक है। चंदा चोरी तो आपने सुना होगा कि नहीं सुना? चंदा चोरी आरएसएस भाजपा वालों ने किया था ना, आरएसएस भाजपा वाले उसमें अभी भी नामजद हैं जो वहां पे थे ऑलरेडी।
तो जब चंदा चोरी हुआ है तो उस पर इनकी अपनी एक भावना है, एक नहीं, इनको धक्के दिए जा रहे हैं, ये क्यों? प्रतीकात्मक तौर पे उन्होंने किया। धक्के दिए जा रहे हैं, जिन्होंने धक्के दिया उनसे पूछना चाहिए कि धक्के कौन दे रहे हैं? धक्का आप ही के कांग्रेस के ही नेता हैं, सांसद हैं। अवधेश कुमार जी हैं, अवधेश जी अयोध्या के सांसद है। नहीं, पर मेरा मानना है कि भगवा का अपमान, इतना प्रॉब्लम क्यों? ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब, एक सेकंड सुधांशु जी जवाब। समस्या क्या है कि संसद को नॉन सीरियस बनाने की प्रक्रिया सामान्य नहीं होती है, इट टेक्स टाइम। आप याद करिए इसी संसद भवन के अंदर क्या हो चुका है। पहले इसी गेट के ऊपर जहां मकर द्वार के बाहर ये पप्पू यादव कर रहे थे, अभी पिछले साल की तो बात है, तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद क्या कर रहे थे, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहे थे और राहुल गांधी जी उनका वीडियो बना रहे थे। अब आइए उसके अंदर की पूरी बात डालकर बैठे तो उसकी पूरी बात तो सुनिए। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते चीज आती, कोई बीमारी एकदम से झटके नहीं आ जाती है, वायरस बहुत पहले से आने लगता है। याद करिए 1-1.5 साल पहले तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ई सिगरेट पीते हुए पिछली बेंच पे पकड़े गए थे, जिनके लिए विशेषाधिकार की बात आई थी। उससे पहले याद करिए पिछली लोकसभा में राहुल गांधी जी जाकर प्रधानमंत्री के पहले गले पड़े थे, फिर सीट पे बैठ के अखियों से गोली मारे थे। वो क्या था? ये सब मर्यादित आचरण थे। और वही चीज बढ़ते बढ़ते पप्पू यादव आके नौटंकी करने लगे कि जैसे कोई नुक्कड़ नाटक का मंच हो। कुल मिलाकर बात, और किस ढंग की भाषा पर रविशंकर प्रसाद कह रहे भगवा का अपमान कर रहे हैं ये लोग। निश्चित रूप से कर, वो देखिए भगवा का अपमान सुनिए, उसमें कहीं कोई संशय है क्या? ये तो वो कॉन्फ्रेंस करते हैं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म जी, हिंदू धर्म का समूल नाश। तो दूसरा कहता नहीं हिंदू धर्म तो मलेरिया है, वायरस है, डेंगू है। तीसरा कहता नहीं इसमें एक सोशल स्टिग्मा भी होना चाहिए, HIV है। और ये वो लोग हैं जाके बच्चों से कहता हूं चेक करिए 2021 में दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में कॉन्फ्रेंस हुई डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, फिर 2022 में तमिलनाडु में शुरू हुई इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, और उसके बाद रामचरितमानस की प्रतियां फाड़नी शुरू हुई 2022 में। इनके यहाँ बिहार में कितने मंत्री थे जो एंटीसेंट बोले, वो तो जानते हैं क्या हो गया है। जब से गंगोत्री से गंगा सागर तक बंगाल में राष्ट्रवाद की गंगा बह गई है ना, तब से सब लोग तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच करने लगे। अब सब भगत से बगुला भगत बन गए। फराज भाई इस पे बोले, फराज भाई ये जो पप्पू यादव ने कहा आपको जायज लग रहा है, ये क्या आपको लगता है ये करने की आवश्यकता थी? आपको चंदा चोरी का विषय उठाना है, आप चंदा चोरी का विषय उठाइए। समाजवादी पार्टी ने भी संसद के परिसर में विषय को उठाया, लेकिन ये तरीका सही है या गलत है? देखिए अमीर जी, क्यों भगवा कपड़े डालकर आप उसका मजाक उड़ाएंगे? पप्पू जी के ऊपर इतनी लंबी डिस्कशन हो गया है, लेकिन इतनी लंबी नहीं हुई, 2-5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट की हुई है। बच्चे जिसलिए बुलाए गए हैं और जो सबसे ज्यादा खुद आप बच रहे हैं, आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी गलत बात हुई है। चल रहा है, खुद आप बच रहे हैं फराज भाई साहब, आप समझ रहे हैं कितनी गलत बात हुई है। बच्चों के भविष्य का चल रहा है, उस पर बात होना जरूरी है। नहीं, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, कोई मौलवी के कपड़े डालकर ऐसे जमीन पे बैठ जाए, सब लोग वहां पे आप सहन करेंगे? सब लोग। अरे भाई अखिलेश जी गए थे एक मौलवी से मिलने मस्जिद में, उसके बाद एक मौलवी जो आपके प्रोग्राम में भी आता है अभद्र टिप्पणी की पत्नी के ऊपर। कुछ बच्चों तुम्हारे मुद्दे कैसे भटकाए जाते हैं, देख लो ये ऐसे भटकाए जाते हैं। रैपिड फायर राउंड में आप 4 लोगों से रैपिड फायर राउंड पूछता हूं। सवाल आपसे फराज भाई, शुरुआत आपसे करते हैं। फराज भाई, सवाल मेरा यह है, राहुल गांधी द्वारा संसद में इडियट शब्द के इस्तेमाल का आप समर्थन करते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना सिर्फ बोलना है। मैं सिर्फ उस चीज का समर्थन करता हूं जो हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। इडियट बच्चों के हमारे बच्चों के भविष्य से इसका मतलब उनका एम्प्लॉयमेंट जुड़ा है, पेपर लीक जुड़ा है। के साथ तो ईमानदारी रखिए। छात्र आंदोलन में सबसे करीबी कौन रहा, अखिलेश यादव, राहुल गांधी या फिर अरविंद केजरीवाल? इस देश के छात्र, इस देश के नौजवान। ठीक है, मैं सीधा रुख करता हूं अजय उपाध्याय का। दिल्ली में सीजेपी का समर्थन, लेकिन केरल में सीजेपी छात्रों पर FIR। कांग्रेस का यह डबल स्टैंडर्ड है, हाँ या ना? नहीं, कहीं कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। सीजेपी के छात्रों पर नहीं हुआ है। दिल्ली में जेएनजी के साथ जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के साथ हम आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। मुद्दों पर बात हो, मुद्दों के साथ। एक शब्द में जवाब देना है। अगला सवाल, छात्र आंदोलन में यानी जंतर मंतर पे राहुल गांधी का ना जाना और अरविंद केजरीवाल का पहुंच जाना, बड़ी चूक हो गई कांग्रेस से? कोई चूक नहीं है। छात्र राजनीति के लिए, छात्रों के हित के लिए राहुल गांधी अपने अंदाज में लड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अपने अंदाज। लेकिन मैं कह रहा हूं जंतर मंतर ना जाना। ओके, अब जाया नहीं करते, शहजादों के पास आया जाता है। ओके, मैं रुक करता हूं सत्यप्रकाश मिश्रा का। सत्यप्रकाश मिश्रा, एनडीए के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती कौन सी है? एनडीए के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती कौन सी है, कांग्रेस या कॉकरोच जनता पार्टी? बताइए। एनडीए के लिए ये दोनों चुनौती नहीं है। अरे वाह, ये क्या बात है, जवाब तो देना पड़ेगा। कांग्रेस या कॉकरोच जनता पार्टी? एनडीए के लिए मान लीजिए अमित जी, ये दोनों चुनौती नहीं है। एनडीए के लिए चुनौती है कि इस देश को और कैसे तरक्की के वो कह रहे कंगना रनौत आपके लिए चुनौती है। चलिए, अब मैं चुनौती मैं समझ गया, इसका जवाब आप दे नहीं पाएंगे। क्या देश की राजनीति में अब विकास के मुद्दों से भटककर
बयानबाजी पर टिक गई है देश की राजनीति? देखिए, विपक्ष बयानबाजी कर रहा है, ओके, लेकिन हमारा एक का मकसद है विकास। सुधांशु त्रिवेदी, क्या आपको लगता है कि सीजेपी की डिमांड पर झुककर बीजेपी ने एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है, हाँ या ना? झुके नहीं है, उदारता दिखाई है। ओके, मैं सीधा पूछ रहा हूं, भगवा झंडा बुलंद करने वाली सरकार के दौर में क्या सनातन को टारगेट करना सबसे आसान हो गया है? जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी संसद के परिसर से, सबसे आसान नहीं है, सीमा पार की भारत विरोधी शक्तियों के द्वारा प्रायोजित अभियान हो गया। एक बोनस सवाल आपसे मेरा, एक बोनस सवाल, क्या आपको लगता है कि इस पूरे आंदोलन से बीजेपी की ताकत कम हुई है, हाँ या ना? देखिए, छात्रों की समस्याओं को हम राजनीति के तराजू पर ताकत कम और करके तोलना नहीं तो देखते हैं, हम इस चीज को संवेदना के साथ देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट।